संसद में बहुत हंगामा हो रहा है। सदन की कार्यवाही बिल्कुल नहीं चल पा रही है, केवल अडानी का शोर ही सुनाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में मैं हर दिन आपको 8 से 9 पहले ये बताता हूं कि आज कौन कौन सी खबर आप देखने वाले हैं। उसकी लिस्ट बताता हूं कि देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कौन सी खबर है जो आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज किस खबर पर बात होगी। सबसे पहले आज होगी संसद की बात, क्योंकि संसद में कोई बात ही नहीं हो पा रही है, इसलिए बात करना पड़ेगा। केवल हंगामा हो रहा है, हंगामा भी अडानी और संभल के मुद्दे पर। आज लोकसभा सिर्फ 16 मिनट चल पाई है। क्या क्या हुआ है 16 मिनट में आपको सब बताऊंगा, विस्तार से दिखाऊंगा। दूसरी खबर में बात होगी महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में नतीजों के 4 दिन बाद भी सीएम तो नहीं तय हो पाया, लेकिन पार्टी लगभग तय हो गई है। आज महाराष्ट्र का घटनाक्रम तेजी से बदला है, तो महाराष्ट्र की पूरी राजनीति पर विस्तार से बात होगी और बीजेपी की जीत की इनसाइड स्टोरी भी आपको बताऊंगा कि कैसे बीजेपी को इतनी बम्पर जीत मिली है। तीसरी खबर में बात होगी बाबा बागेश्वर की यात्रा की। आज यात्रा का 7वां दिन था। 7वें दिन क्या नया है सब आपको बताऊंगा। और हाँ, बहुत बड़े बड़े अभिनेता भी पहुंचे हैं, वो भी दिखाऊंगा। चौथी खबर में बात होगी मध्य प्रदेश की पराली की। एमपी में इतना पराली मत जलाइए भाई, वरना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अभी हम जब दिल्ली जाते हैं तो फ्लाइट में बैठे होते हैं और दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। मध्य प्रदेश का ऐसा हाल मत बनाइए। पांचवी खबर में बात होगी नीमच के कलेक्टर साहब की। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। गुना के कलेक्टर एसपी गायब थे घर जलने पर, कल सवाल उठाया था, लेकिन आज कलेक्टर नीमच के अच्छा काम करेंगे, इसलिए तारीफ करूंगा। क्या अच्छा काम किया है कलेक्टर साहब ने, जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जुड़े रहिएगा, सब कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा। छठवीं खबर में बात होगी मनेरगढ़ के जनकपुर की। आज जनकपुर शर्मिंदा है, बहुत शर्मनाक घटना हुई है। भविष्य संवारने वाले शिक्षकों ने ही अनाचार किया है, गैंगरेप किया है। एक बार नहीं, 2 बार। पूरी खबर से आपका जो भी इस खबर से जुड़ी जानकारी होगी इस खबर में बताऊंगा। 7वीं खबर में बात होगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। गरीबों का इलाज आसानी से हो सके, इसलिए सीएम साय कितने चिंतित हैं, आपकी फिक्र कर रहे हैं। आंकड़े दिखाऊंगा कि कितना पैसा उन्होंने खर्च कर दिया अपने निजी अंशदान से, यानी मुख्यमंत्री सहायता कोष से। 8वीं खबर में बात होगी नंबर प्लेट की। जी हां, अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट बदलवाने के लिए तैयार हो जाइए। कैसे बदलनी है, कब बदलनी है, जानना चाहते हैं? 50 लाख गाड़ियों का नंबर प्लेट बदलना है, इसलिए ध्यान से इस खबर को देख लीजिएगा, हो सकता है वो गाड़ी आपकी हो। और आखिरी में आपको एक रिसर्च भी दिखाऊंगा। तो चलिए खबरों की शुरुआत करता हूं। और पहली खबर, संसद में चर्चा कम और अडानी ज्यादा हो रहा है। हर दिन आपको अपडेट दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। देश में सब कुछ हो रहा है, बस संसद नहीं चल पा रही है। देश का सबसे बड़ा सदन नहीं चल पा रहा है। सोमवार को आपको बताया था लोकसभा की कार्यवाही पूरे दिन में केवल 6 मिनट चल पाई और लोकसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई। उम्मीद थी कि आज संसद में विस्तार से चर्चा होगी और मैं भी आपसे लोकसभा की कार्यवाही पर विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन आज भी लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 16 मिनट ही चल पाई। 16 मिनट में क्या क्या हुआ, चलिए यही बता देता हूं, क्योंकि मेरा काम है आपको अपडेट करना, सब कुछ दिखा देना। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई। शुरुआत ही हंगामेदार रही। विपक्ष के सांसद लगातार अडानी और संभल हिंसा के मामले पर चर्चा को लेकर हंगामा कर रहे थे। शोर इतना जोरदार था कि सदन की कार्यवाही को सुन पाना भी मुश्किल हो रहा था। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल के तहत सबसे पहले मेरठ से सांसद अरुण गोविल को अपना विषय रखने के लिए कहा। फिर क्या हुआ, इसके बाद अरुण गोविल ने ओटीटी कंटेंट को लेकर सरकार के सामने विषय रखा, जिसका जवाब भी आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने दिया। लेकिन हंगामा इतना जोरदार था कि स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करने का ऐलान कर दिया। सुबह 11 बजे शुरू हुई लोकसभा सिर्फ और सिर्फ 6 मिनट तक चल पाई, उंगलियों से गिन सकते हैं। इसके बाद दोपहर 12 बजे दोपहर सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। इस बार स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला नहीं बल्कि दिलीप सैकिया थे। कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्ष ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया। मुद्दा वही था, अडानी पर चर्चा की मांग और संभल हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई। इस बार भी सदन की कार्यवाही 10 मिनट तक ही चल पाई। हंगामा बढ़ता देख दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही को कब तक
गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। मतलब आज नहीं चल पाई, कल 11 बजे जो भी होगा आपको दिखाएंगे और बताएंगे। आज 16 मिनट की कार्रवाई में क्या क्या हुआ, ओटीटी के मुद्दे पर क्या चर्चा हुई और विपक्ष ने कैसे हंगामा किया। 16 मिनट की पूरी कार्रवाई जल्दी से देख लीजिए 1 मिनट के अंदर, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न संख्या 21 श्री अरुण गोविल। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो दिखाया जा रहा है बहुत अश्लील है, परिवार में साथ बैठकर देख नहीं सकते। इसको निश्चित तौर पे और कड़ा करने की जरूरत है और मैं निवेदन करूंगा इसके ऊपर एक कंसेंसस बने। आप नियोजित तरीके से सदन में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। माननीय सभापति जी। नंबर 2 श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। सभा की कार्रवाई गुरुवार दिनांक 28 नवंबर 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। आज लोकसभा की कार्यवाही के लिए कांग्रेस नेता और नेता विपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे थे। राहुल गांधी सदन के अंदर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन सदन के बाहर राहुल गांधी ने अदानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा और गौतम अदानी की गिरफ्तारी की मांग की। क्या कहना था राहुल गांधी का, सुन लीजिए। राहुल अंग्रेजी में बोल रहे थे, हमने कन्वर्ट करके हिंदी में लिख दिया है। सुन भी लीजिए, देख भी लीजिए, समझ भी लीजिए। सुनिए। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is, he has to be arrested. The point is, he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States, indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak. And the government is protecting him. गौतम अदानी के मामले को लेकर राहुल गांधी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। दरअसल 21 नवंबर को यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस की ओर से कहा गया था कि गौतम अदानी ने भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन यानी कि करीब 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दी या देने की योजना बना रहे थे। इस पर आज अदानी ग्रुप ने सफाई देते हुए कहा कि चेयरमैन गौतम अदानी, उनके भतीजे सागर अदानी और सीनियर एग्जीक्यूटिव विनीत जैन पर अमेरिका में रिश्वत से जुड़े कोई आरोप नहीं है। अब सदन की कार्रवाई गुरुवार यानी कि कल शुरू होगी। गुरुवार को ही कांग्रेस की नवनिर्वाचित सांसद प्रियंका गांधी भी शपथ लेंगी, यानी कि गांधी परिवार का एक और सदस्य सदन में होगा। मामला बहुत रोचक होने वाला है। लेकिन आज जो दिन भर हुआ उसको लेकर दिल्ली क्या कह रही है, यही तो जानने के लिए मुझे चलना पड़ेगा दिल्ली। अमृत, ये जो कहानी में बता रहा था, ये जो मैं खबर बता रहा था, इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा। दरअसल आपके पॉकेट में जो पैसा है और मेरे पॉकेट में जो पैसा है उसका नुकसान हो रहा है। अगर देश का सर्वोच्च सदन इस तरह से हंगामे के भेंट चढ़ेगा तो कितने पैसों की बर्बादी होगी और क्या आसार आपको दिखाई दे रहे हैं। लगातार हम अडानी मामले पर विश्लेषण कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या कल संसद सुचारू रूप से चल पाएगी? अमृत तिवारी। ज्ञानेंद्र जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। देखिए, सदन का जो चलता है उसका जो पूरा खर्च होता है, लोकसभा और राज्यसभा मिला दें तो प्रतिदिन 2.5 करोड़ रुपए का खर्च होता है, जो कि वहन करना होता है। देश को, अपने टैक्स पेयर जो है उसको वहन करते हैं, उनके पैसों से होता है। अब जब यह मामला स्थगित होता है तो सोचिए कितने का नुकसान होता है। क्या अब सवाल उठता है कि विपक्ष जो जनता की मुद्दों को उठाने के लिए वहां मौजूद है, क्या उसको सही तरीके से उठा रही है? यहां विपक्ष भी मुद्दों को लेकर खंड खंड बटा हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी अडानी की तो बात कर रहे हैं, लेकिन गौर करना यह होगा कि क्या वाकई विपक्षी दल अडानी को लेकर के उतने ही तेवर गर्म रखे जितना राहुल गांधी है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरे विपक्षी दल बात करेंगे, टीएमसी मणिपुर को लेकर के आग बबूला है, तो समाजवादी पार्टी संभल को लेकर के है। और यही तीनों मुद्दे खासतौर पर देखा गया सदन के भीतर हंगामे के रूप में तब्दील होते दिखाई दिए। यहां तक कि कांग्रेस ने एक बैठक भी बुलाई जिसमें टीएमसी नहीं पहुंची। कांग्रेस का उद्देश्य इस बात को लेकर के कि सबसे ज्यादा जोर अडानी के मुद्दे पे दिया जाए,
लेकिन मामला जो है बाकी राजनीतिक दल इससे अपने आप को मेल नहीं खा पाते हैं। अब सवाल यह उठ रहा है, चर्चा इस बात की, राहुल हमेशा जबकि अडानी के मामले को लेकर के आते हैं लेकिन लाभ नहीं उठा पाते, फिर भी बार बार अडानी को लेकर क्यों आते हैं? इसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी की जो तरबियत हुई है, जो एक कहा जाए कि उनका दिमागी जो एक पोषण जो बढ़ा है, वो ऐसे माहौल में बढ़ा है जब उनके पिता के ऊपर बोफोर्स कांड का जो आरोप लगा और क्वात्रोकी से नजदीकियां बढ़ी और एक शब्द आया क्रोनी कैपिटलिज्म। अब क्रोनी कैपिटलिज्म की वही धार राहुल गांधी इस सरकार पे देने की कोशिश करना चाहते हैं, वही चीज स्थापित करना चाहते हैं कि ये सिद्ध हो जाए। और जिस तरह से कांग्रेस को एक बहुत बड़ा डेंट लगा था, उनकी ये मंशा है कि शायद इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी वो डेंट लगे। अब ये स्कूलिंग कैसे है, किस तरह की, हम इसको नहीं, इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जो एक कहा जाए कि जो टैक्स पेयर हैं उनके पैसे जरूर बर्बाद हो रहे हैं। हिंडनबर्ग केस में क्या हुआ था, जब मानसून सत्र देखे होंगे, सारा विवाद हुआ, सत्र सही से नहीं चल पाया। हिंडनबर्ग जो है शॉर्ट सेलर कंपनी है, उसने तो तकरीबन जो कि आंकड़े बताते हैं जो अर्थशास्त्र के जानकार लोग हैं कि वहां से उन्हें 50 मिलियन से लेकर अमृत साफ है, तक का फायदा हुआ। एक बात तो साफ है जो आपके विश्लेषण से भी और लोकसभा की तस्वीरों से जो हम खबर बता रहे हैं, इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी कम से कम अडानी मामले पर पूरे सदन के दौरान, जब भी सदन की कार्रवाई चलेगी, शांति नहीं बरतेंगे। और कल बहन प्रियंका गांधी भी सदन में शपथ लेने वाली हैं। ताकत बढ़ेगी, विपक्ष एकजुट होगा और सदन में यह हंगामा होता रहेगा। जो आप क्रोनी कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं और उनकी स्कूली शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपके विश्लेषण और आज की तस्वीरों से। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमृत। आगे बढ़ना होगा और जो भी होगा हम आपको विस्तार से सदन की कार्रवाई इसी तरह से दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। अगली खबर क्या है देख लीजिए। महाराष्ट्र में बीजेपी के जीत की इनसाइड स्टोरी आज इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि मुख्यमंत्री जो अब तक हैं, यानी एकनाथ शिंदे, आप समझ रहे हैं, एकनाथ शिंदे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 3 बजे और कुल मिला के लगभग इशारा कर देते हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी, आपको जो मंजूर है वो मुझे भी मंजूर है। महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र वालों को अभी तक अपना मुख्यमंत्री नहीं मिला। महायुति गठबंधन में सीएम किसका होगा, ये 4 दिन से तय नहीं हो पा रहा है। सीएम तो अभी भी नहीं तय हुआ है, लेकिन ये लगभग तय है कि मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। चलिए महाराष्ट्र की राजनीति पर विस्तार से आज बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री मिलने वाला है। इसमें कोई शक नहीं है कि महाराष्ट्र चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी नई ताकत बनकर उभरी है। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन को बम्पर जीत मिली है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजित पवार गुट पहली बार एक साथ चुनावी मैदान में थे। तीनों पार्टियों ने मिलकर 230 सीट हासिल की है। कितनी? 230 सीट हासिल की है, जिसमें 132 सीटें केवल बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। बस इसी नतीजे के बाद से देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे सीएम पद के लिए एक्टिव। 4 दिन से कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज शाम होते होते आशंका के बादल तब छटे जब एकनाथ शिंदे मीडिया से बात करने आए, मीडिया से मुखातिब हुए। एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मुझे बीजेपी का फैसला मंजूर होगा, पीएम मोदी जो फैसला लेंगे मुझे मान्य होगा। इसके बाद ये तय माना जा रहा है कि अब सीएम भाजपा का ही होगा, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम बीजेपी की ताकत का एहसास कराता है। और बीजेपी कैसे इतनी बड़ी ताकत बनकर उभरी है, इसकी इनसाइड स्टोरी समझ लीजिए, स्क्रीन को ध्यान से देख लीजिए। बीजेपी 149 सीटों पर चुनाव लड़ी और 132 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यानी बीजेपी के करीब 90% उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। इस चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा 26.77% वोट मिले। 2014 में बीजेपी को 122 सीटें मिली, 2019 में 105 सीटें मिली और 2024 में जब बीजेपी का मुख्यमंत्री भी नहीं था तब बीजेपी ने 132 सीटें हासिल की। बहुत बड़ी जीत है भाई साहब, बीजेपी की बहुत बड़ी जीत। इस बम्पर जीत के लिए बीजेपी ने कौन सी पिच तैयार की, क्या रणनीति बनाई, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी की इस जीत में
बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ है वाले नारे की ताकत भी मानी जा रही है। महाविकास अघाड़ी को मिली करारी हार के बाद खुद शरद पवार ने भी धार्मिक ध्रुवीकरण को बीजेपी की जीत की वजह बताई। लेकिन यह नारा कैसे करोड़ों लोगों तक पहुंच गया, कैसे करोड़ों लोगों ने एक नारे पर वोट कर दिया, इसके पीछे की रणनीति क्या थी, विस्तार से बात होगी। सब कुछ इस रिपोर्ट को देखकर समझ जाएंगे। अपनी स्क्रीन देख लीजिए। हरियाणा चुनाव में सीएम योगी के दिए बयान बटेंगे तो कटेंगे की खूब चर्चा रही। हरियाणा चुनाव के ठीक बाद महाराष्ट्र में चुनाव होने थे। हरियाणा में मिली जीत के बाद मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लग गया। अब इस नारे को लेकर विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस नारे को भड़काऊ और सांप्रदायिक बता दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया नारा दे दिया, एक है तो सेफ है। इस नारे की पूरे चुनाव में गूंज रही। देवेंद्र फडणवीस ने तो हर रैली में, हर मंच से बोला और जीत के बाद भी सबसे पहले इसी नारे को श्रेय दिया। लेकिन इस नारे को करोड़ों वोट में बदलने का काम किसने किया? आरएसएस ने किया। आरएसएस के अंतर्गत काम करने वाले दो संगठनों को यह जिम्मेदारी दी गई कि एक है तो सेफ है वाले नारे को घर घर तक पहुंचाएं और इस नारे का मतलब समझाएं कि अगर हिंदू संगठित नहीं रहे तो उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। एक बार आप वो नारा भी सुन लीजिए जिसकी वजह से बीजेपी को जीत मिली। सुनिए। एक है तो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है, एक है तो एक है तो सेफ है। आप ये सोचिए, जो महायुति इसी साल लोकसभा चुनाव में 48 लोकसभा सीटों में सिर्फ 17 सीट जीत पाई थी, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस की इस्तीफे की भी खबर आ गई थी, वो महायुति 4 महीने में ही कैसे इतनी बड़ी जीत हासिल की है, बस इसीलिए इतने विस्तार से बात कर रहा हूं। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की तरफ से ये बयान आया कि पार्टी को चुनाव जीतने के लिए आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस ने तब तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी जब महज 240 सीटों पर सिमटी तो आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने ठीक 5 दिन बाद ही नागपुर में एक बयान दिया कि काम करें लेकिन अहंकार ना पालें। इसके बाद बीजेपी ने आरएसएस से कांटेक्ट किया और पहले हरियाणा फिर महाराष्ट्र चुनाव की रणनीति पर काम शुरू हुआ और अपने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद बीजेपी को बम्पर जीत मिली। इस पूरे मुद्दे को और विस्तार से समझने के लिए हमने संघ से जुड़े मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल से बात की है। सुन लीजिए, सुनिए। जन जागरण, समाज जागरण करने का काम स्वयंसेवकों का रहा है और रहता भी है। राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से स्वयंसेवक अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, इसमें कहीं कोई इनकार नहीं है और तमाम प्रकार के स्वयंसेवक अलग अलग मुद्दों पर जागरण का अभियान हाथ में लेकर चलते हैं। चुनाव भी 100% मतदान को लेकर, परिष्कृत मतदान को लेकर, परिष्कृत लोकतंत्र को लेकर संघ के तमाम स्वयंसेवकों ने इस प्रकार का काम लगातार किया है और लोकतंत्र के सशक्तिकरण में संघ की भूमिका रहती है। बीजेपी की इस जीत के लिए आरएसएस का मास्टर प्लान क्या था, अब वो भी विस्तार से समझ लीजिए। आरएसएस ने महाराष्ट्र चुनाव में अपने 32 संगठनों को लोगों के बीच एक्टिव किया। इस संगठन ने 4 महीने तक लोगों के बीच काम किया। महाराष्ट्र में 1.5 लाख से ज्यादा मंदिरों तक पहुंचा आरएसएस और मंदिरों में हो रहे कीर्तन, भजन, भंडारे और उत्सव में शामिल हुआ। इसके साथ ही आरएसएस ने 1 लाख से ज्यादा महिला लीडर्स को उतारा। इन महिला लीडर्स ने महिलाओं के बीच और हिंदू धर्म मानने वाले सभी जातियों में पैठ बनाई और बीजेपी सरकार के फायदे बताए। इसके अलावा पोलिंग बूथ का मैनेजमेंट भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने ही संभाला और इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को महाराष्ट्र में 132 सीटें मिली और अब बीजेपी की इस ताकत को एकनाथ शिंदे ने भी इनडायरेक्टली मान लिया है। क्या रहा आज का घटनाक्रम, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी अमर के पास जाना पड़ेगा। अमर, आज जो हो रहा है और कल जो होने वाला है, इस पर आप जो भी रिसर्च करके लाए हैं वो बता दीजिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने आज लगभग ये कह दिया है, भाई साहब आप ही के पीछे आप ही बॉलर लगा लो, आप ही बैट्समैन लगा लो, जैसा आप कहोगे
मुझे मंजूर होगा। क्या मायने हैं एक नाथ शिंदे के प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज हो रहे घटनाक्रम के? अमर सिंह। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है, ये कहना था आज एकनाथ शिंदे का जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जब एकनाथ शिंदे आए थे तो उससे पहले कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्या कुछ कह सकते हैं, मतलब नाराज चल रहे थे, ये कहा जा रहा था कि सीएम पद उन्हें नहीं मिल रहा है। लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उन्होंने एकदम से चौंका दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जो फैसला लेंगे, पीएम मोदी जो फैसला लेंगे, मुझे वो फैसला पूरी तरह से मंजूर होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने कल पीएम मोदी से फोन पर बात की और मैंने उनसे कहा कि शिंदे कोई अड़चन नहीं डालेगा, आपको जो फैसला लेना है ले लीजिए। मतलब एक तरह से उन्होंने पूरी तरह से ये गेंद बीजेपी के पाले में दे दी है कि अब आप तय करिए कि आपको सीएम किसे बनाना है। वहां पर देवेंद्र फडणवीस अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ज्ञानेंद्र जी मैं आपको बताऊं कि जब एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए उससे ठीक 10 मिनट पहले, मतलब 10-15 मिनट पहले कुछ इस तरह का समय रहा होगा, महाराष्ट्र बीजेपी की तरफ से एक पत्र जारी किया जाता है। और पत्र तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उस पत्र का एक शब्द जो मैं आपको पढ़ के, एक लाइन में आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि उस पत्र में लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में हर कोई चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। महायुति में सहयोगी दलों के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल महाराष्ट्र का लेटर हेड है, उस लेटर हेड से ये पत्र जारी किया जा रहा है। मतलब कि देवेंद्र फडणवीस वहां अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि वो नागपुर जा रहे हैं। मतलब देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम पूरी तरह से इस फील्डिंग को सेट करने में जुटी हुई है कि अगर बीजेपी के पाले में गेंद आई है तो उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अमर कुल मिला के एक्टिव हो गई, लेकिन कुछ आप कहना चाह रहे हैं, जल्दी से पूरी बात खत्म करिए, फिर मैं अगली खबर पर जाऊंगा। अमर, मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि आपने भी लंबे समय से राजनीति कवर की और हम सब भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र कहीं भी बीजेपी में कभी भी मुख्यमंत्री का फैसला होता है तो इतना आसान नहीं होता है। हर बार चौंकाने वाला कोई नाम निकलकर सामने आता है। तो यह आशंका है कि कोई नया नाम निकलकर सामने आए। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस एक्टिव दिख रहे हैं, आला कमान को क्या संदेश जा रहा है, यह आला कमान तय करेगा कि किसे मुख्यमंत्री बनाना है। चिट्ठी दिल्ली से ही आएगी और मुंबई में खुलेगी। ठीक बात है, अच्छी बात है, अच्छी क्लोजिंग आपने की कि चिट्ठी दिल्ली से ही आएगी और खुलेगी महाराष्ट्र यानी मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है? अगली खबर है बाबा बागेश्वर का बयान, जात पात खत्म करो। देखिए हर दिन अपडेट दिखा रहा हूं मैं। बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण की हिंदू एकता यात्रा खूब और जोर शोर से चल रही है। यात्रा के 7 दिन पूरे हो चुके हैं। 7 दिन से लगातार आपको यात्रा का हर रंग दिखा रहा हूं। यात्रा अब लगभग अंतिम पड़ाव पर है, 2 दिन बचे हुए हैं। शुक्रवार को ओरछा में पद यात्रा का भव्य समापन होगा। यात्रा में तो बाबा की यात्रा के 7वें दिन की सभी तस्वीरें विस्तार से देख लीजिए। चलिए आपको दिखा देता हूं। देखिए, वैसे तो बाबा बागेश्वर की यात्रा में पूरे देश से अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, लेकिन आज कुछ तस्वीरें बहुत अलग देखने को मिली। सबसे पहले 4 तस्वीरें देखिए। बाबा बागेश्वर की यात्रा में आज बुलडोजर देखने को मिले। यात्रा जब निवाड़ी पहुंची तो उत्साहित भक्तों ने बाबा का स्वागत बुलडोजर से किया। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क किनारे ढेर सारे बुलडोजर खड़े हैं और भक्त बुलडोजर पर सवार होकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भी यात्रा की है। भक्त करतब दिखा रहे हैं। कीलों के ऊपर लेटकर सीने पर पत्थर रख के तोड़ा जा रहा है। बात करने पर भक्त कहते हैं सब बाबा का आशीर्वाद है। तीसरी तस्वीर में सबको हनुमान जी की वेशभूषा में एक कलाकार नजर आ रहा होगा। लोग उत्साह में हैं और अलग अलग रूप में यात्रा में पहुंच रहे हैं। चौथी तस्वीर एक भक्त की है जो बाबा के आने के पहले रास्ते में फूल बिछा रहा है। हर दिन आपको अलग अलग तस्वीर दिखाता हूं, ये केवल विस्तार न्यूज में ही देख सकते हैं आप। ये तो थी बात तस्वीरों की। अब बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कर लेते हैं। आज यात्रा के 7वें दिन बाबा ने जात पात खत्म करने की अपील की है और सबसे बड़ी पहल करते हुए यात्रा में शामिल सभी जातियों के भक्तों के साथ सड़क पर बैठकर खाना खाया है। बाबा का कहना था कि जब सभी जाति के लोग एक साथ खाना खाएंगे तभी समाज से जात पात दूर होगा और हिंदू समाज एक होगा। सड़क पर बैठकर खाना खाने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जात पात की करो विदाई का नारा भी दिया, जो हर दिन दे रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जो लगातार पैदल चल रहे हैं, दुर्गेश साहू ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से बात की है। दुर्गेश की रिपोर्ट देखिए और सुनिए कि बाबा ने क्या कहा, फिर आगे की बात करूं। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो सबसे बड़ा संदेश दे रहे हैं वो ये है कि जात पात मिटाना है। तभी जब उन्हें मौका मिलता है वो लोगों के साथ बैठकर भोजन करते हैं, खाना खाते हैं और सड़क पर ही इस तरह की तस्वीरें हमको देखने को मिल जाती हैं।
कुछ शिष्यों के साथ जो उनके लिए भोजन लेकर आए हैं, उनके साथ सड़क पर ही बैठकर खाना खा रहे हैं। कैसा अनुभव है इन 7 दिनों का? बहुत अच्छा है। अलग अलग भाव से, अलग अलग रूप में सनातनी हिंदू आ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और भेदभाव, ऊंच नीच को, छुआछूत को मिटाने के लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं जो प्रभु श्री राम ने किया वो प्रत्येक हिंदू करे। आप रास्ते में खाना खाने लगते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, क्या ये खान पान बहुत ज्यादा जरूरी है? सब कुछ आवश्यक है और जिस लिए निकले वही कर रहे हैं। जिस मकसद से हम निकले हम वही कर रहे हैं। जिनसे हम मिलने निकले उन्हीं से मिले। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। आज बाबा बागेश्वर की यात्रा में भाजपा सांसद और कलाकार मनोज तिवारी भी पहुंचे थे। मनोज तिवारी ने भी विस्तार न्यूज से बात की है। सुन लीजिए मनोज तिवारी को, फिर आगे की बात करते हैं। सुनाइए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है और इस देश में जब व्यासपीठ जग जाती है तो राजपीठ के लिए कार्य करना आसान होता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। यह अद्भुत है, अकल्पनीय है, अभूतपूर्व है। बाबा की यात्रा में देश विदेश से भक्त पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों की आस्था बाबा के प्रति है तो कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की यात्रा में पहुंच रहे हैं। लेकिन भक्तों के अलावा कुछ चोर भी बाबा की यात्रा में पहुंच गए थे। हालांकि पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है। अरे ऐसा मत करिए भाई, यात्रा में आ रहे हैं तो चोरी तो मत कीजिए। पुलिस ने कोटा के 4 युवकों को यात्रा से गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन चारों युवक यात्रा में भीड़ ज्यादा होने पर भक्तों से पैसे और जेवरात चुरा लेते थे। दरअसल पदयात्रा के दौरान कई बार चोरी की खबर आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस का क्या कहना है चोरों को पकड़ने के बाद, सुन लीजिए। तो हमारे यहाँ 4 दिन की यात्रा थी, बहुत ही शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न हुई। उसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा संपत्ति संबंधी अपराध करने का प्रयास किया गया, जिसमें से 2 लोगों को नौगांव थाने में और 2 लोगों को सिविल लाइन थाने में गिरफ्तार किया गया है और अग्रिम कार्रवाई हेतु न्यायालय पेश किया गया। ऐसा मत करिए भाई, यात्रा में चोरी मत करिए। मध्य प्रदेश के इंदौर से भी बाबा बागेश्वर की यात्रा का उत्साह देखने को मिला, जहां शरीर पर भगवान राम और सीता के टैटू बनवाए हुए एक युवक धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीर लेकर लोगों को यात्रा में शामिल होने के लिए जागरूक कर रहा है। युवक नंगे पैर चलकर लोगों से बात कर रहा है। तो ये तो थी आज 7वें दिन की तस्वीरें, लेकिन अभी यात्रा में क्या माहौल है, क्या उत्साह है, ये जानने के लिए आज मैं दुर्गेश के पास नहीं जा पाऊंगा। उसकी वजह यह है कि नेटवर्क में दिक्कत है। जहां आज बाबा की यात्रा पहुंच गई है वहां हमारा नेटवर्क नहीं पहुंच पाया है। यानी हमारा रिपोर्टर तो मौजूद है लेकिन नेटवर्क, यानी समझ रहे हैं, सिम नहीं मिल पा रहा है। आप समझ गए? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर है, इतनी पराली मत जलाइए कि मध्य प्रदेश में भी सांस लेने में दिक्कत होने लगी। आप जानते हैं पराली जलाने के मामले में हरियाणा और पंजाब नहीं, अपना मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है। आपकी फिक्र है, आपके जिंदगी की परवाह है, बस इसीलिए इस खबर पर विस्तार से बात करूंगा। देख लीजिए आंकड़े, देख लीजिए आंकड़े। इस साल जनवरी से लेकर 24 नवंबर 2024 तक के आंकड़े आपको बता रहा हूं। इस साल मध्य प्रदेश से पराली जलाने के 14,493 मामले सामने आए, जो पंजाब और हरियाणा से बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा। पंजाब से पराली जलाने के 10,682 मामले सामने आए, जबकि हरियाणा से 1,315 मामले ही पराली जलाने के सामने आए हैं। बहुत सुधार हुआ है हरियाणा की स्थिति में। और मध्य प्रदेश में देखिए, पंजाब की तुलना में 35% ज्यादा पराली जलाई गई है। कितनी? 35% ज्यादा पराली जलाई गई इस साल। और हरियाणा की तुलना में तो 1000% से भी ज्यादा है। बस इसीलिए कह रहा हूं, परेशान करने वाले आंकड़े हैं। इतनी पराली जलने से क्या होगा? आपकी सांस लेने में
दिक्कत होगी, आपको ही दिक्कत होगी। धान की फसल कटने के बाद बचे हुए हिस्से को पराली कहते हैं। और जानते हैं, पंजाब और हरियाणा के मुकाबले मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा धान की खेती भी नहीं हुई है। आंकड़ा देख लीजिए, पंजाब में 80 लाख एकड़ में धान की खेती हुई है, जबकि मध्य प्रदेश में 45 लाख एकड़ और हरियाणा में 40 लाख एकड़ जमीन पर धान की खेती हुई है। ऐसे में पराली जलाने के मामले में मध्य प्रदेश का पहले स्थान पर रहना बहुत ज्यादा चिंताजनक है। भाई साहब, बहुत ज्यादा चिंताजनक, चिंतित होना चाहिए आपको। मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा पराली कहां जलाई गई है वो भी देख लीजिए। सबसे ज्यादा श्योपुर जिले से पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर जबलपुर है, जहां 1952 केस मिले हैं। तीसरे नंबर पर नर्मदापुरम है। नर्मदापुरम से पराली जलाने के 1617 मामले सामने आए हैं। समझ गया? अब फिर से एक बार अपनी टीवी स्क्रीन को देखिए, ग्राउंड की तस्वीर है। अब ये ग्राउंड की तस्वीर देखिए, बेखौफ होकर कैसे खेतों में पराली जलाई जा रही है। तस्वीर देख लीजिए। भोपाल, रायसेन, सीहोर और श्योपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रदेश में कई जगह हवा जहरीली होती जा रही है, लेकिन किसान मान नहीं रहे। पराली जलाने का सिलसिला नहीं थम रहा है। हमारे संवाददाता विवेक तिवारी, अक्षय शर्मा और विजय सिंह राठौर ने ग्राउंड पर पहुंचकर रिपोर्ट भेजी है। जब इतनी बड़ी मात्रा में पराली जलाएंगे तो यहां बैठकर एसी कमरे में ज्ञानेंद्र तिवारी विश्लेषण नहीं करेंगे। मेरा रिपोर्टर वहां जाएगा, ठोकरे खाएगा और आपको सावधान करने के लिए ग्राउंड की रिपोर्ट लेकर आएगा। देखिए हमारे सहयोगियों की यह रिपोर्ट। धान की फसल के बाद अब पराली जलाने का सिलसिला राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। देर रात यहाँ पे किसानों ने किस तरीके से पराली जलाई और ये पराली का असर ये है कि स्मॉग हवा में मिला है और हवा प्रदूषित हुई। हम रायसेन जिले में मौजूद हैं। इसी तरह अमूमन हर खेत के हाल हैं। हमारी मजबूरी है इसे जलाना। खरीदने वाला नहीं होता, जानवर भी नहीं खाते, मजबूरी में आग लगाना पड़ता है। किसान खेतों में लगातार पराली जला रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर कितना धीर गंभीर है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ श्यामपुर स्टेट हाईवे के नजदीक ही खेतों में यह हालात हैं। किसानों का अपना ही तर्क है, कह रहे हैं पराली जलाएं नहीं तो क्या करें। अरे भाई समझिए इसकी गंभीरता। मध्य प्रदेश के देख लीजिए, मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे भी हैं जहां एक भी मामला नहीं आया है पराली जलाने का। झाबुआ, अलीराजपुर में पराली जलने का कोई मामला सामने नहीं आया है। इन जिलों को सैल्यूट है। शहडोल में सिर्फ 1, तो डिंडोरी में 2, रतलाम में 3, बालाघाट में 13 और सीधी सिंगरौली में 14 मामले आए हैं। इसमें ज्यादातर जिले आदिवासी बाहुल्य हैं। आदिवासी परंपरागत खेती करते हैं, मतलब धान की खेती के लिए देसी बीज का इस्तेमाल करते हैं और धान की कटाई के बाद जो पराली बचती है वो मवेशियों को खिला देते हैं। जो किसान कह रहे हैं जलाएं नहीं तो क्या करें, उन लोगों के लिए बता दिया हूं, देख लीजिए, और आपके पास उपाय भी बता दिया। क्योंकि आपके पराली जलाने से मध्य प्रदेश में कई जगह AQI बहुत खतरनाक हो जाता है। फेफड़े संबंधी समस्या से जूझ रहे लोगों की हालत खराब हो जाती है। मत कीजिए ऐसा, फिर कह रहा हूं, मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए ही बोल रहा हूं। पराली जलाने से प्रदूषण तो होता ही है, साथ साथ मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होती है। बहुत हानिकारक गैस निकलते हैं पराली जलाने से, जीना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई बार पराली जलाने से आग लगने की भी घटनाएं सामने आती हैं। अब मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया पराली जलाने में, तो स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले को गंभीरता से ले लिया। प्रशासन ने निर्देश दे दिया है कि पराली जलाने वाले किसानों पर FIR दर्ज की जाए। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि किसी किसान पर पराली जलाने का मामला दर्ज हुआ तो बार एसोसिएशन से जुड़ा कोई भी वकील उसकी पैरवी नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। इसी तरह का तो समाज विकसित करना चाहिए कि स्वतः संज्ञान ले लिया जाए, समूह बहिष्कार कर दे। सोचिए, इसी से कहते हैं समाज का निर्माण इसी तरह के प्रयासों से होगा। सब कुछ विस्तार से बता दिया हूं, बस इतना ही कहूंगा, पराली इतना मत जलाइए, पराली को खेत में ही गलाइए। नई नई तकनीक आ चुकी है जिससे ना तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा और ना ही आपके खेत को। आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन श्याम सिंह तोमर भोपाल चलना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का मामला है, आपसे बात करना पड़ेगी। इसलिए बात करना पड़ेगी कि आखिर मध्य प्रदेश पंजाब और हरियाणा से आगे निकल रहा है। ये तो चिंता का विषय है ना श्याम जी, चिंता का विषय है।
देखिए वाकई में बहुत चिंता का विषय है इस बार। जो जैसे ही मौसम परिवर्तन हुआ यहाँ पर हमने देखा, भोपाल हो कोई भी बड़ा शहर हो, यहाँ पर धुआं धुआं हो गया, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। और वजह क्या बनी? पराली और नगर निगम के अंदर जो धुआं हो रहा था, जो कचरा जलाया जा रहा था, वो वजह बनी। तो चिंता जायज़ है, लोग परेशान हो रहे हैं, बुजुर्ग परेशान हो रहे हैं। सरकार अब चिंता करने लगी है और जिला प्रशासन को कहा गया है कि इस पर कंट्रोल करिए, FIR करिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे जो नौनिहाल है स्कूल समय पे नहीं जाएंगे। दिल्ली का हाल सभी ने देखा है, तो मध्य प्रदेश में ऐसी स्थितियां ना हो ये भी। देखिए आखिर पराली जलाने का ये जो ट्रेंड आया वो क्यों आया? क्योंकि ये लगने लगा कि पंजाब और हरियाणा में आसानी से इसको जला के निजात मिल जाती है, तो मध्य प्रदेश में भी ऐसा होना चाहिए। धान का रकबा बढ़ ही रहा है तो किसानों को ये आसान लग सकता है, लेकिन अगली पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में पराली जलाने समाधान नहीं है। साइंस में रिसर्च हो रही है कि इस कचरे को जो खेती के बाद निकलता है उसको कैसे जो निस्तारण किया जाए, उसका उपयोग करें। लगातार साइंटिस्ट खेतों में किसानों के बीच जा रहे, जागरूक कर रहे हैं, इसको भी देखना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग अच्छा भी काम कर रहे हैं, उनको गुड जॉब कह देते हैं। श्याम जी बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। गुड जॉब में यानी क्या? गुड जॉब कलेक्टर साहब। कहां के कलेक्टर साहब हैं ये? नीमच लिखा हुआ है। कलेक्टर साहब ने क्या गुड जॉब किया है? मध्य प्रदेश के। आप भी कहेंगे, कभी कहते हो कि कलेक्टर साहब और SP साहब कहां थे, और कभी कहते हो गुड जॉब कलेक्टर साहब। यही विस्तार में अच्छे काम को इसी तरह से तारीफ मिलेगी, और अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो आपसे सवाल पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के नीमच के कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। अब अगर कलेक्टर साहब ने अच्छा काम किया है तो बताना भी जरूरी है कि बाकी लोग भी सबक लें। मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि अगर कुछ अच्छा काम होगा तो वो भी बताऊंगा, और जहां लापरवाही होगी वहां की खबर भी उतनी ही शिद्दत से दिखाऊंगा। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जन सुनवाई के दौरान नया प्रयोग किया है। दरअसल जन सुनवाई के दौरान बहुत सारे आवेदक ऐसे आते हैं जो अपना आवेदन पत्र नहीं लिख पाते हैं। अब होता क्या है ना कि जन सुनवाई में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना आवेदन नहीं लिख पाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन जब शिकायत तो सबको करनी है। अब शिकायत अगर सबको करनी है तो इस तरह की समस्याओं पर होता क्या है? कलेक्ट्रेट में कुछ लोग आवेदन तैयार करने के नाम पर फरियादियों से पैसे लेने लगते हैं। ऐसी कुछ शिकायतें नीमच के कलेक्टर हिमांशु चंद्रा को मिली थी, जिसमें फरियादियों से आवेदन तैयार करने के नाम पर 100 से 200 रुपए लिए जा रहे थे। इस शिकायत के बाद कलेक्टर ने बड़ा फैसला लिया। क्या लिया? कलेक्टर साहब अलग अलग स्कूलों से कुछ बच्चों को कलेक्ट्रेट बुलवाया और उनको आवेदन तैयार करने की जिम्मेदारी दी। इससे दो फायदे हुए। क्या क्या हुआ? पहला तो अब फरियादियों को अपना आवेदन तैयार करने के लिए किसी को भी पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। दूसरा, स्कूली बच्चों को कलेक्ट्रेट की कार्रवाई समझने में भी मदद मिल रही है। बहुत अच्छा काम किया कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब को भी सुन लीजिए इस पूरे प्रयोग पर क्या कह रहे हैं, सुनाइए। पे जो पता किया गया कि उनके जो शिकायत लिखने के करीब 100 से 200 रुपए लिए जा रहे थे, तो ये विचार आया कि ये रुपए, इनका जो खर्चा है उसको कम करने के लिए। तो दूसरा इसके साथ साथ कि जो हमने जिनको शिकायत लिखने के लिए लगाया है वो हमने स्कूल के बच्चों को लगाया है, ताकि वो बच्चे भी समझ सके कि समाज में क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, क्या क्या लोगों को समस्याएं आती हैं, तो वो भी समाज से जुड़ेंगे बच्चे, उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। बढ़िया कलेक्टर साहब, बहुत अच्छा काम किया आपने। सीधे मुद्दे की बात यह है कि कलेक्टर साहब ने अच्छा काम किया तो आपको प्राइम टाइम में खबर दिखाई। ऐसे ही अगर सभी अधिकारी अपना काम अच्छे से करते रहें तो एक दिन प्रदेश में हालात बहुत अच्छे और शानदार हो जाएंगे। और अंत में एक बार फिर कहूंगा, गुड जॉब कलेक्टर साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर कौन सी है आपको बता देते हैं। अगली खबर क्या है? आज जनकपुर शर्मिंदा है। इन चेहरों को ध्यान से देख लीजिए। आज जनकपुर शर्मिंदा है। मां चांग देवी की धरती ऐसी नहीं है। मां चांग देवी की धरती ऐसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना तो कभी इतनी कलंकित हुई और ना ही ऐसा कलंक इस इलाके के माथे पर कभी लगा था। लेकिन आज पूरा जनकपुर शर्मिंदा है। आज पूरा जनकपुर शर्मिंदा है। इस धरती ने न जाने कितनों का जीवन बनाया है। यहां रहने वाले कई प्रांत के लोग बसते हैं। ये आपसी भाईचारा और प्रेम की मिसाल की धरती है। अपनों को गले लगाने की धरती है। खबर को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है कि जनकपुर में ऐसा हुआ है। यकीन करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि मानवता को शर्मसार करने का आरोप जनकपुर की इसी धरती पर लगा है।
शिक्षक और छात्र के रिश्ते में बहुत विश्वास होता है। मम्मी पापा के बाद बच्चे के जीवन में शिक्षक का बहुत महत्व होता है। लेकिन इस गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने की कहानी आज इसी जनकपुर की धरती से आई है। मन व्यथित है, दुखी, पर बताऊंगा ताकि जनकपुर पर कभी ऐसा दाग दोबारा ना लगे, ऐसा दाग दोबारा ना लगे। इसलिए बताऊंगा, चीख चीख कर बताऊंगा, चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगा, क्योंकि ये धरती ऐसी नहीं है, ये धरती ऐसी नहीं है। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले के जनकपुर थाना के अंतर्गत एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का है। इस मामले में पुलिस ने कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब आप जानेंगे कि इस घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाले कौन थे, तो आपको भी बहुत गुस्सा आएगा। तस्वीरों में दिख रहे 4 आरोपियों में से 3 शिक्षक हैं, जिसमें से 2 बच्ची के स्कूल में ही पढ़ाते थे, और इन्हीं शिक्षकों ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किया है। जिसका काम शिक्षा देने का होता है, जिसका काम बच्चों के चरित्र निर्माण का होता है, उन्हीं शिक्षकों ने बच्ची के साथ हैवानियत की है, बच्ची के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। 15 नवंबर को दोपहर में हेडमास्टर रविंद्र कुशवाहा ने बच्ची को अपनी कार में बिठाया और लेक्चरर कुशल सिंह परिहार के घर ले गया। इस दौरान घर में कुशल सिंह परिहार और लेक्चरर अशोक कुशवाहा मौजूद थे, जहां तीनों ने बारी बारी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, अनाचार किया। फिर आरोपियों ने वीडियो बनाकर छात्रा को धमकी देते हुए कहा कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे और तुम्हें जान से मार देंगे, ऐसा पुलिस का कहना। यह हैवान सिर्फ यहीं तक नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने दोबारा बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 22 नवंबर 2024 की शाम जब बच्ची दुकान से सामान लेने जा रही थी, तब लेक्चरर कुशल सिंह परिहार ने बच्ची को धमकाया और मोटरसाइकिल पर बैठाकर डिप्टी रेंजर बनवारी सिंह के कमरे पर लेकर गया, जहां बच्ची को डरा धमकाकर दोबारा दुष्कर्म किया। यानी कि 1 हफ्ते के भीतर बच्ची के साथ 2 बार दरिंदगी हुई। आगे बताऊंगा, लेकिन आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। मामला है कि पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 30 शिक्षकों द्वारा मेरी पुत्री को शारीरिक शोषण किया गया है। ये 3 शिक्षक के पे FIR हुआ है। इन आरोपियों ने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया है, शिक्षक की गरिमा को धूमिल कर दिया है। इन सभी आरोपियों की उम्र 50 साल के आसपास है। 2 आरोपी 50 साल से ज्यादा के भी हैं और छात्रा 16 से 17 साल की है। अपनी बेटी से भी कम उम्र की बच्ची के साथ दरिंदगी करते हुए इन हैवानों ने यह नहीं सोचा कि बच्ची पर क्या बीतेगी। इस घटना के बाद से बच्ची सहमी हुई है, डरी हुई है, मानसिक रूप से कमजोर हो गई है। ये मामला बहुत बड़ा है, इसलिए इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने इसको लेकर सरकार पर आरोप लगाया है, तो बीजेपी ने इस मामले की निंदा की है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं नेता और जनता, सुन लीजिए। तो उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। बालिका के साथ ये बहुत निंदनीय घटना है। ये ऐसे शिक्षकों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। उन्हें सख्त मौत की सजा या फांसी की सजा सुनाया जाए। इससे ज्यादा शर्मनाक स्थिति क्या हो सकती है प्रदेश के लिए? अपराधी कोई भी हो, किसी भी स्तर का हो, उस पर नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी चाहूँगा कि इसमें कठोर इनको माननीय न्यायालय से इनको सजा हो, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसे दुष्कर्म, ऐसी घटनाओं को करने की सोच न सके। ये मामला बहुत संवेदनशील है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर कोई शिक्षक इस तरह की हरकत ना कर सके। इस पूरे मामले में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। जो भी अपडेट होगा आपको बताता रहूंगा, लेकिन अब तक इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है, कौन सी नई शिकायत हुई है, ये जानने के लिए मुझे रवि के पास जाना होगा। रवि अभी कुछ देर पहले इस पूरी खबर पर तफ्तीश से जानकारी जुटा रहे थे। रवि, क्या अपडेट है इस पूरी खबर पर, बता दीजिए।
ज्ञानंद जी, इसमें एक और नया अपडेट आया, एक नई शिकायत हुई है और शिकायत हुई है जो रेप आरोपी है उसकी पत्नी ने, अशोक सिंह की पत्नी ने एक शिकायत की है थाने में और उन्होंने एक मामला दर्ज कराया है कि इस मामले को दबाने के लिए कथित पत्रकार को 70,000 रुपये देने की बात कही गई है और उस पैसे की वसूली या वापसी के लिए उन्होंने लिखित में शिकायत की है। मतलब ये भी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और उसके बाद इसमें भी भ्रष्टाचार, ब्लैकमेलिंग जैसा काम हो रहा है, तो उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए क्योंकि एक बच्ची जो 17 साल की थी, उस बच्ची का क्या कसूर था और 50-50 साल के उम्र के लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद हम कैसे इस खबर को बता पा रहे हैं? हमारे अंदर में उतनी हिम्मत नहीं है कि उस बच्ची के साथ न्याय करवा पाएँ क्योंकि उस बच्ची के साथ जो गलत हुआ है वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएगी, उसका ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगा इसको समझा पाना भी बहुत मुश्किल है ज्ञानंद जी। क्योंकि मानवता है, निश्चित तौर पर हम लोग मानवीय पहलुओं का ध्यान रखते हैं रवि, और अगर किसी खबर को दिखाते हैं तो हम समझते हैं कि अगर ये हम पर बीती होती तो क्या होता। इसको बयां करना निसंदेह कठिन होता है, निसंदेह कठिन होता है, बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है, लेकिन उस बच्ची को न्याय मिले ऐसी उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है? अगली खबर है मुख्यमंत्री चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, और हर मुख्यमंत्री ये चाहता है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आंकड़े गवाही दे रहे हैं। 29 सितंबर को विस्तार न्यूज का एक खास कार्यक्रम हुआ था। इस कार्यक्रम का नाम शिक्षा सम्मान समारोह था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव शामिल हुए। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी बात कही थी। सीएम ने कहा था कि जरूरतमंद लोगों का इलाज कराना उनका शौक है, उनकी हॉबी है। उन्होंने न जाने कितने लोगों के इलाज के लिए पहल की है और उन सभी लोगों को बढ़िया इलाज मुहैया कराया है। क्या कहा था सीएम विष्णुदेव साय ने उस समय, उसको सुन लीजिए, क्योंकि ये हमारे ही मंच पर कहा था, विस्तार न्यूज के मंच पर कहा था, और अब वो जो उनकी हॉबी है वो आंकड़ों में तब्दील हो गई है। पहले सुनिए शिक्षा सम्मान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने क्या कहा था। मेरी बहुत हॉबी कहिए या उसको क्या बोलना चाहिए, एक जुनून कहना चाहिए, बीमार लोगों का मतलब इलाज कराना। आज मैंने अपने 30 साल से भी ऊपर का मेरा पॉलिटिकल लाइफ है, ये तीसरा बार विधायक हूँ, लगातार 4 बार सांसद था 20 साल तक। तो इतने दिनों में कितने हजार लोगों का हमने इलाज कराया है, हमको खुद को पता नहीं है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुझे खुद पता नहीं है मैंने कितनों का इलाज कराया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो कुछ कहा था वो आपको क्यों सुनाया जानते हैं? क्योंकि यह खबर इसी से जुड़ी हुई है। यह खबर बहुत सुकून देने वाली है। यह खबर बताती है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को वास्तव में आपके स्वास्थ्य की चिंता है। सीएम जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए सजग है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ आपको बता देता हूँ। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के शक्ति जिले का है। तस्वीरों में दिख रही महिला का नाम उर्मिला देवी सिदार है और ये मालखरौदा ब्लॉक के परसा की रहने वाली है। ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। पिछले 4 सालों से उर्मिला देवी कैंसर से जंग लड़ रही हैं। उर्मिला घर में अकेली रहती हैं और गांव में मितानिन का काम करती हैं। इस काम से जो पैसे मिलते हैं उसी से अपना घर का गुजारा करती हैं। ऐसे में उर्मिला के लिए कैंसर का इलाज कराना बहुत मुश्किल था, जिसके चलते उर्मिला बहुत परेशान रहती थी। कैंसर के इलाज में हर साल 5 से 6 लाख रुपए का खर्च आता था। पैसों के अभाव के चलते उर्मिला को इलाज कराने में दिक्कत होती थी, जिसके बाद उर्मिला कहां पहुंची देखिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनदर्शन में पहुंची और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तुरंत उर्मिला के इलाज के लिए पहल की और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत इलाज कराने की मंजूरी दी। फिर क्या हुआ? उर्मिला का इलाज राजधानी रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में शुरू हुआ और अब उर्मिला को मुफ्त में इलाज मिल रहा है। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। अभी हम मौजूद हैं शक्ति जिले के मालखरौदा ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम परसा में। ऐसे एक दीदी से मिलने आए हैं जो कैंसर से जंग लड़ रही है, उनके घर पहुंचे हैं। मेरा बीमारी 2020 से है, तो जनदर्शन में गई थी। मुझे ना मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना से भी लाभ मिल रहा है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ला बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये 25 लाख सहायता राशि जो है उसके निःशुल्क सेंक्शन हुआ और उसका समुचित इलाज चल रहा है। उर्मिला बहुत बहादुर महिला हैं। इतनी गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं आ रही हैं और अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रही हैं। कुछ आंकड़े बता देता हूं आपको, देख लीजिए। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना लोगों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इस योजना के जरिए 9 महीने में कुल 1211 मामलों में सहायता दी गई है। कितना? 1211 मामलों, जिसके तहत 43 करोड़ 16 लाख रुपए खर्च हुए हैं। ये योजना प्राथमिकता और अंत्योदय राशन कार्ड वाले परिवार के लिए, जिसके तहत लीवर, किडनी और फेफड़ों का ट्रांसप्लांट, हेमीफीलिया, कैंसर, एसिड अटैक के साथ गंभीर रेयर बीमारियों के इलाज के लिए करीब 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है। ऐसा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया है। सीएम विष्णुदेव साय की इस योजना के चलते बहुत लोगों को लाभ मिल रहा है, बहुतों की मदद हो रही है। इसलिए कह रहा हूं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बहुत ही शानदार पहल कर रहे हैं। किसके लिए? आपकी सेहत के लिए। उनके पहल के चलते लोगों का भला हो रहा है। चलिए, इस खबर पर बात करने के लिए मेरे साथ मृगेंद्र पांडे हैं। मृगेंद्र पांडे लगातार फैक्ट, फिगर, आंकड़े निकाल कर लाते हैं। ये बताइए, जो पहल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, एक प्रदेश का मुखिया जो ये कहे मेरी हॉबी है लोगों का इलाज कराना, बहुत सुखद है प्रदेश की जनता के लिए। मृगेंद्र, सही बात कही आपने कि ये सुखद है कि प्रदेश का मुखिया कहता है कि मुझे लोगों का इलाज कराना अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आम आदमी जो गरीब है, जिन लोगों को ये सुविधाएं मिल रही हैं, वो अपना घर बार सब कुछ बेच कर इलाज कराते हैं। उस परिस्थिति में अगर उनको इलाज के लिए सहायता मिले, इससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। इसके अलावा मुख्यमंत्री की 2-3 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि इलाज को लेकर वो कितने गंभीर हैं। राजधानी रायपुर में उन्होंने एक कुनकुरी सदन बनाया है। वहाँ प्रदेश भर से आने वाले उन लोगों का रहने खाने का इंतजाम किया जाता है जो इलाज के लिए भटक रहे हैं, जिनका इलाज राजधानी रायपुर के बड़े अस्पतालों में होना चाहिए, उनको वहाँ रोका जाता है, उनको तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। इसके साथ ही उनका जो बगिया का आवास है, वहाँ पर भी मरीजों के लिए एक अलग काउंटर बनाया गया है। वहाँ से जो उनके क्षेत्र के मरीज हैं वो आते हैं और उनको राजधानी में, मतलब प्रदेश भर के मरीजों के लिए राजधानी में और अपनी विधानसभा के मरीजों के इलाज के लिए अपनी विधानसभा क्षेत्र में अपने घर में उन्होंने कैंप बनाया है। कैंप कार्यालय बोला जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि वो कितने संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री जिन लोगों का इलाज करा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उन्हीं की प्रार्थना और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है, ऐसा हम लोगों को मानना चाहिए। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है 8:50 और 8:50 होने के बाद मैं आपको क्या कहता हूं कि आप अगर खबर नहीं देख पाए हैं तो सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर जाइए, क्योंकि आपको पता है रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से रिकॉर्ड टूट रहे हैं, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। एक्स पर, फेसबुक पर मिलियंस लोग देख रहे हैं। 45 मिलियंस लोग यहां आ रहे हैं। आप भी आइए, बिना देरी किए फेसबुक पर जाइए, एक्स पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए। यूट्यूब पर रिकॉर्ड बन रहा है। लाखों लोग हर दिन देख रहे हैं यूट्यूब पर। विस्तार न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, विस्तार न्यूज को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप भी जाइए, क्योंकि ऐसी खबर, जनहित की खबर आपको केवल फील करके, आपका दर्द, अपना दर्द बताकर विस्तार न्यूज बता पाएगा। आप इंस्टाग्राम पर जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास वक्त नहीं है भाई, 1 मिनट में सब कुछ जानना चाहता हूं, तो आप इंस्टाग्राम पर जाइए। इंस्टाग्राम पर भी आपको जनहित की खबरें मिलेंगी, आपकी काम की खबर मिलेंगी। और लगता है कि आपकी समस्या नहीं दिखाई जा रही है, तो इस नंबर पर 8282824982 पर आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिए। जो इस तरह की खबर मैं लगातार दिखा रहा हूं, मेरे सहयोगी इस नंबर पर आए व्हाट्सएप को पढ़ते हैं, उसकी स्क्रूटनी करते हैं। जो अगर मदद हो जाए तो संबंधित इलाके में जाकर मेरा सहयोगी मदद करता है, और अगर लगता है कि नहीं, सिस्टम को एक बार बताना पड़ेगा कि भाई साहब आईना देख लो, तो हम उसको खबर के रूप में दिखाते हैं। इसलिए आपको सारी व्यवस्थाएं बता दी कि विस्तार न्यूज से आप कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे अपनी समस्याओं को यहां भेज सकते हैं। फिलहाल 8:52 हो गया है, इसलिए इतना ही कह पाऊंगा। नमस्कार।